Evening, everyone, and welcome back. Okay, so yes, कल मेरा लेक्चर नहीं आया था ड्यू टू सम रीजंस. होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस जो भी सेशंस थे, जो भी लेक्चर्स थे, उसको देखा होगा, समझा होगा. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डिमांड. जो हमारा आज का टॉपिक होगा दैट विल बी लॉ ऑफ डिमांड. एंड अगर कोई भी डाउट, कंफ्यूजन कुछ भी हो, अभी तक जितना भी हम लोगों ने कंटेंट पूरा किया है, उसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो प्लीज़ आप लोग जो भी नंबर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उस पे अपनी क्वेरीज शेयर कर दीजिए. आपको नोट्स एंड सारी ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा दी जाएगी. ओके, सो लेट्स गेट बैक एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ओके, सो आज हम लोग जो मोस्ट प्रोपोर्शन कवर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर ही कवर करेंगे, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इजी टॉपिक. एंड इजी के साथ साथ ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, बिकॉज इससे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं. एंड ऑल्सो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत रेलिवेंट टॉपिक है. लेकिन इसको अभी तक हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा उससे कनेक्टेड है. जब आप लोग अगर फर्स्ट सेशन देखेंगे, इवन जो डेमो सेशन है, उसमें भी मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी थी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है या डिमांड क्या होती है. वही सारी चीज़ें हम अगेन यहाँ पे रिपीट करें तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर अप करने में. सो या, let's start and okay, so what is law of demand? Simple. law of demand कुछ नहीं होता है. जब आपकी जो डिजायर होती है गुड्स को या सर्विसेज को परचेज करने की, एंड आपकी तीन चीजें मैंने बताई थी लॉ ऑफ डिमांड को लेके. पहली चीज थी हमारी डिजायर, दूसरी चीज थी हमारी विलिंगनेस, एंड दी थर्ड थी हमारी एबिलिटी. ये तीन वो फैक्टर्स होते हैं जो बताते हैं कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर चीज आपकी डिमांड का पार्ट बन रही है ये नहीं. अगर आपकी डिजायर है कि आप एक बीएमडब्ल्यू खरीदें, आपकी डिजायर है कि आप बीएमडब्ल्यू, ये आपकी डिजायर है. बट अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, आपके पास इतना बजट नहीं है, तो क्या आप खरीद पाएंगे? तो ये जो आपको ये विल टू बाय दिस, ये क्या बन जाएगी? ये क्या बन जाएगी? ये आपकी डिजायर बन जाएगी. वहीं अगर आप इसको परचेज कर लेते हैं, आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास एबिलिटी है इसको परचेज करने की, और आप इसको परचेज, तो ये क्या बन जाएगी? ये आपकी डिमांड बन जाएगी. यही चीज आपकी लॉ ऑफ डिमांड कहता भी है कि लॉ ऑफ डिमांड इज नथिंग बट सिंपली इकोनॉमिक प्रिंसिपल. What is law of demand? It's an economic principle referring to consumers' desire to purchase goods and services and willingness to pay price for a specific goods and services. This is law of demand. So meaning of demand के लिए आप सिंपल इस पॉइंट को हाईलाइट भी कर लीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड मीन्स नथिंग. लॉ ऑफ डिमांड सिंपल, आपको लॉ ऑफ डिमांड में भी एक कॉन्सेप्ट को ही ध्यान में रखना है कि जब हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कब राइज होगी, वो आपका बताता है लॉ ऑफ डिमांड. और आप देखो सिंपल, हमने कहा कि आपकी एबिलिटी, डिजायर, विलिंगनेस आपकी डिमांड को क्रिएट करता है. ठीक है, उसी तरह लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट कब राइज होता है? लॉ ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो कब राइज होता है? सपोज हम एक ग्राफ से इसको देखते हैं. ये प्राइस है एंड ये आपकी क्वांटिटी है. ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस आज की रेट में 60 रुपीज है, आप उसकी क्वांटिटी खरीदते हो, 400 क्वांटिटी उसकी खरीदते हो. प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है एंड वो हो जाता है 40 रुपीज. कहीं ना कहीं अगर आप कोई प्रोडक्ट 400 खरीदते हो तो आप उसकी यूनिट्स भी बढ़ा दोगे और आप खरीदने लगोगे आप 800 यूनिट्स. वहीं अगर इसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ के 100 रुपीज हो जाता है, कुछ ना कुछ आपके प्रोडक्ट के कंजम्पशन में, हाँ, कमी आ जाएगी और इस प्रोडक्ट की जो यूनिट्स है वो कम हो जाएगी. यानी जब प्रोडक्ट का प्राइस 400 था तो आप 400 यूनिट्स खरीदे थे.
400 सॉरी आप 60 आपका प्रोडक्ट का प्राइस 60 था तो आप 400 यूनिट्स को खरीद रहे थे। प्रोडक्ट का प्राइस 40 पहुंचा, आपने उसकी कंजम्पशन 800 यूनिट्स कर दी। लेकिन वही प्रोडक्ट का प्राइस जब 100 पहुंचा तो आपने उसकी कंजम्पशन, तो ये जो आपका डाउनवर्ड रूफिंग ग्राफ है, जो आपका डाउनवर्ड रूफिंग ग्राफ है, डाउनवर्ड कर्व है, ये बताता है कि आपकी डिमांड क्या है। सिंपल हम कह सकते हैं कि अगर कभी आपके प्रोडक्ट प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड आपकी क्या हो रही है, आपकी डिमांड कम हो रही। यही कॉन्सेप्ट बताता है लॉ ऑफ डिमांड को। लेकिन हम प्राइस ही क्यों हम फैक्टर लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम इस अजम्पशन के साथ चलते हैं, यहाँ पे हम इस अजम्पशन के साथ चलते हैं कि अदर जितने भी फैक्टर्स हैं, अदर जितने भी फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। यानी जो भी अदर अदर पॉइंट्स है वो सब कांस्टेंट है। जैसे हमने कहा कि मार्केट में कंज्यूमर का जो टेस्ट है, कंज्यूमर का टेस्ट, उसकी प्रेफरेंस, इनकम, ये सारे जो फैक्टर्स हैं आपके, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके ये सारे फैक्टर्स आपके कांस्टेंट है। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो प्राइस है रिलेटेड गुड्स का, प्राइस जो भी है आपके रिलेटेड गुड्स का, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो भी हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो भी हैं, पॉपुलेशन साइज, इन इनकम हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो ये सारे जो भी वेदर की जो भी कंडीशन है, ये सारे जो भी हमारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, ये सब क्या मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये सारे फैक्टर्स जो क्या है, ये सारे फैक्टर्स आपके कांस्टेंट है एंड अदर जो हमारा चेंजेस हो रहा है उसी पे सारी बातें हो रही है। सारी बात इस पे हो रही है, सारी बात हो रही है आपके सिर्फ एक टर्म पे, वो है प्राइस एंड डिमांड, क्वांटिटी पे। जितनी भी आपकी चीजें चल रही हैं यहाँ पे, वो सारे फैक्टर्स आपके कांस्टेंट चल रहे हैं और आपकी सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे आपका जो फोकस चल रहा है वो चल रहा है प्राइस एंड क्वांटिटी। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सेट्रिस पैरेबल्स। ठीक है, अभी हम इसको अपने बुक्स से भी कवर अप करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर प्राइस कमोडिटी का फॉल होता है द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड विल राइज एंड इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्लाइन हो जाएगी। इट इंप्लाइज कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में कमोडिटी की। इन अदर वर्ड्स, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर एट लोअर प्राइस एंड देन एट हायर प्राइस। ये हम क्या करके चलते हैं, ये हम अजम्पशन करके चलते हैं कि ऐसा है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब करता है फंक्शनल रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में एंड बहुत अमंग वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर्स जो होता है वो क्या होता है, वो आपका डिटरमाइंड होता है, प्राइस ऑफ इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। तो अभी हमने यही बात की कि बाकी सब चीजें हमारी कांस्टेंट रहती है, हमारा जो मेन फैक्टर है, जो मेन फैक्टर है जो डिमांड के बारे में बात करता है, वो क्या बात करता है, वो प्राइस बात करता है। मेन फैक्टर डिमांड किसकी डिमांड, अदर जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी अदर फैक्टर्स हैं वो आते हैं उस लेटर स्टेज पे आते हैं। बट जनरल अगर हम बात करें, जनरल प्रोडक्ट की सारी फैक्टर्स किस पे डिपेंड होती है, आपकी प्राइस पे ही डिपेंड होती है। करेक्ट। देखिए, ये चार्ट भी इन्होंने यहाँ प्रोवाइड किया है कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस आज की डेट में हमने अगर 60 था तो हमारी डिमांड 40 थी, 400 यूनिट्स की थी पर वीक। एंड वही प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ कम होके 40 हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड क्या होती है, डिमांड हमारी क्वांटिटी की जो डिमांड होती है। तो ये जो कर्व है, ये जो अभी हमने डायग्राम समझा, इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, इस डायग्राम को हम कह रहे हैं डिमांड कर्व। इस डायग्राम को हम क्या कह रहे हैं, इस डिमांड को हम डिमांड कर्व कहते हैं। ठीक है, नाउ
अभी हमने इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट की बात की, हमने बात की थी सिट्रस सिट्रस पैरिबस की बात की थी, जो क्या कहता है कि अबव लॉ स्टेटेड लॉ ऑफ डिमांड इज कंडीशन। अब देखो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये क्या है, ये कंडीशन है, ये कुछ सर्टेन कंडीशंस पे बेस्ड है, जो इट इज देयर फॉर ऑलवेज स्टेटेड other things being equal, it relate to the changes in price variable only, assuming other determinants of demand to be constant। तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड की बात करें ये कंडीशनल है, ये आपके कुछ कंडीशंस के ऊपर बेसिस, इट इज देयरफॉर ऑलवेज स्टेटेड कि हम बाकी चीजों को क्या मान के चल रहे हैं, ये सब चीजें कांस्टेंट है, एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम प्राइस वेरिएबल हो रहा है उसके बाद उसको मान के चले। सो लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग सिट्रस, किस किस अजम्पशन पे बेस्ड है कि कंज्यूमर के प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसके प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसके फैशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी यहाँ कांस्टेंट है, फ्यूचर प्राइस में भी चेंजेस नहीं है कोई भी, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंजेस की भी हम मान के चले, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि कोई एज कॉम्पोजिशन में आपका कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, हम ये भी मान के चल रहे हैं कि गुड्स जो भी कोई चेंज नहीं, द रेंज ऑफ द गुड्स जो भी अवेलेबल है कंज्यूमर्स के लिए, जिस रेंज के गुड्स अवेलेबल है उसमें भी चेंजेस नहीं है, इनकम एंड वेल्थ में भी कोई चेंजेस नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी कोई चेंजेस नहीं है, वेदर कंडीशन। तो हम ये अजम्पशंस लेके चल रहे हैं कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो हम ये सारे अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि किसी और फैक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा, और सिर्फ और चेंज कहाँ पे आ रहा है, चेंज आ रहा है सिर्फ और सिर्फ प्राइस को लेके। कुछ एक्सेप्शंस भी होती है लॉ ऑफ डिमांड की, लॉ ऑफ डिमांड को लेके मार्केट में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है, व्हाट आर दोस एक्सेप्शंस, देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिमांड भी फेल हो जाती है, कैसे, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर हम लोग जाते हैं। देखिए कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपका जो आपकी लॉ ऑफ डिमांड है, कभी कभी आपकी लॉ ऑफ डिमांड भी क्या होती है, फेल हो जाती है, कैसे, जैसे गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं आपके, गिफिन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप जहाँ पे आपके इसी पे आते हैं, हम डायरेक्ट कहीं से कवर अप करते हुए चलते हैं। सॉरी, ओके, कमिंग बैक टू दिस, पहला जो हमारे गुड्स होते हैं वो हमने बात की गिफिन गुड्स की, सब ठीक है, गिफिन गुड्स की। तो ये वो गुड्स होते हैं कौन से होते हैं जो इंफीरियर गुड्स होते हैं, जो बहुत लग्जरी नहीं होते हैं, बहुत नॉर्मल से गुड्स होते हैं। सो इनकी अगर हम डिमांड की बात करें तो इनका प्राइस अगर कम भी होता है तो भी इनकी क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ही रहेगी, और इनका प्राइस बढ़ता भी है तो भी इनकी क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ही रहेगी, जैसे कि आपके जो डेली यूज के गुड्स होते हैं, ठीक है। सो कुछ केस में आपके इवन अगर प्राइस फॉल हो रहा था तो quite often less quantity will be purchased than before because of negative income effect and people's increasing preference for superior commodity with rise in their real income. So example of given goods can be bread, rice, wheat। हमारा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में वो है गिवन गुड्स, गिवन गुड्स आपके इंफीरियर गुड्स होते हैं, एंड इन गुड्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इनमें जैसे जैसे प्राइस आपका फॉल करेगा क्वांटिटी भी फॉल करेगी, ये जो गुड्स होते हैं ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करते हैं, आपके प्रोडक्ट एंड प्राइस को लेके ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करते हैं, क्यों, क्योंकि सिंपल है, अगर यहाँ पे प्राइस आपका बढ़ा डिमांड भी बढ़ जाएगी,
और अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि उस केस में लोगों की प्रायोरिटी दूसरे किसी गुड्स के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। सिमिलरली जैसे आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, समटाइम्स कुछ ऐसे भी कमोडिटीज होती हैं जो सिर्फ इसलिए डिमांड की जाती है बिकॉज वो एक्सपेंसिव होती है। जैसे अगर आप लग्जरी कार्स की बात करें, डिजाइनर ब्रांड्स की बात करें, तो वो आपकी नीड ही नहीं होती, बट वो सिर्फ मार्केट में एक स्टेटस सिंबल को शो करने के लिए होती है। तो अगेन यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन आ जाती है, क्योंकि हमने कहा कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुई। ये वो गुड्स होते हैं जहाँ पे प्राइस बढ़ भी रहा होता है तो भी डिमांड शायद आपकी बढ़ रही होती है, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए जिनको वो गुड्स को खरीदना है स्पेशली। नेक्स्ट इसी तरह आते हैं स्पेक्यूलेशन के ऊपर। ये जब कोई स्पेक्यूलेशंस मार्केट में आ जाती हैं, लोग किसी पर्टिकुलर चीज के प्राइस को लेके एक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि हो सकता है इस पर्टिकुलर चीज की जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़े, तो वो चीज इवन उसको ज्यादा खरीदने लगते हैं जब उसके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे होते हैं। कभी कभी स्पेकुलेशंस भी एक रीजन हो जाता है डिमांड को बढ़ाने का। सो व्हेन पीपल स्पेकुलेट अबाउट commodity का प्राइस चेंज हो सकता है फ्यूचर में, so they may not act according to the law of demand at present price। say when people are convinced कि प्राइस पर्टिकुलर कमोडिटी का फ्यूचर में राइज हो सकता है, दे विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट देयर डिमांड विद अ गिवन प्राइस, ऑन द कॉन्ट्ररी दे में परचेज मोर। जैसे कि हमने बोला था कि एलपीजी सिलेंडर जो अभी करंट सिनेरियो आज की डेट में जो चल रहा था, अभी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है डेफिनेटली, बट अभी तक जो चल रहा है, या फ्यूल प्राइसेस, फ्यूल के प्राइसेस, तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ रहा था, लोगों ने क्या किया, स्टॉकिंग और शुरू कर दी, डिमांड और बढ़ गई। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड तो कम होनी चाहिए, लेकिन वहां पे उल्टा हो गया, वहां पे प्राइस बढ़ा तो डिमांड और बढ़ना शुरू हो गई। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा जो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, वो है कंज्यूमर की जो साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूजन है, यानी जब कंज्यूमर रॉन्गली बायस होता है अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ कमोडिटी विद द प्राइस इसी में, यानी उसको अगर लगता है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो यानी वो प्रोडक्ट अच्छा है, और उसकी वो तुरंत क्या करने लगता है, वो उसको ज्यादा खरीदने लगता है। और कोई प्रोडक्ट का प्राइस कम हो रहा है तो वो मान लेते हैं कि वो उसकी क्वालिटी लो है। तो जब कंज्यूमर की जो साइकोलॉजी है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्राइस, तो भी लॉ ऑफ डिमांड आपका फेल हो जाता है वहां पे। तो दीज आर द फोर एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। इसके अलावा हमने इसमें क्या कवर अप किया कि क्या assumptions होते हैं जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, कि लॉ ऑफ डिमांड की जब हम बात करें तो सिर्फ हम प्राइस को फैक्टर लेके चल रहे हैं, बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको हम कैसे रखें, उसको हम कांस्टेंट रखें। इसी तरह लॉ ऑफ डिमांड का कर्व भी हमने देख लिया। एंड लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, सिंपल कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे जब आपकी डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाय आपका लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन करता है। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमांड। आज के लिए इतना ही। सो कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल बी मूविंग अहेड, एंड हम सारे अपने लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर, assumptions ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेक्स्ट हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा वो ये सारी चीजें रहेंगी। एंड टिल देन आप लोग जो भी चीजें अभी तक कवर अप हुई है उसको पढ़िए, प्लीज पढ़िए, जैसे भी पढ़िए बट पढ़िए। एंड एग्जाम्स आर वेरी नियर, सो प्लीज stay focused, and we'll continue further with the tomorrow's lecture. Okay, bye bye.